वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक अपराधी पहली बार 1991 में पुलिस की गिरफ्त में आया। पुलिस जब उसे लेकर जा रही थी तभी वह फरार हो गया। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। 1996 में तैनात एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले का आरोप भी उसी पर लगा और तब तक वह माफिया हो चुका था। पूर्वांचल में उसकी तूती बोलने लगी थी। उसका नाम था मुख्तार अंसारी। 2002 में मुख्तार ने जेल में रहते हुए बीजेपी विधायक बल्कि 2004 में कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी और उस हत्याकांड में AK-47 चली और 5 राउंड गोलियां। इसका कारण ये था कि कृष्णानंद राय ने मुख्तार की खानदानी सीट मोहम्मदाबाद जीत ली थी। मुख्तार यूपी में बेलगाम माफिया का नाम हो गया था। सत्ता में जो दल थे वे मुख्तार का मुंह पकड़े रहते थे और वह किसी को मुंह तक नहीं लगाता था। उन्हीं दिनों एक डीएसपी हुआ करते थे शैलेंद्र सिंह। 2004 में उस ऑफिसर की अगुवाई में पुलिस की एक टीम ने मुख्तार से लोहा लिया। LMG बरामद हुई मुख्तार के यहाँ और शैलेंद्र सिंह चर्चा में आ गए, मगर इस टकराव की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी, क्योंकि मुख्तार उस समय सत्ता के साथ गलबैयां जाले चल रहा था। आज वही शैलेंद्र सिंह मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। उन दिनों की बात भी करेंगे जिन दिनों मुख्तार की तूती बोलती थी। मुख्तार दहशत, डर, आतंक का उत्तर प्रदेश में पर्याय हो चुका था और शैलेंद्र सिंह ने उन दिनों को अपनी आंखों से देखा था। शैलेंद्र जी, आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल उन्हीं दिनों को लेकर के है जब आपने मुख्तार के यहाँ रेड की या उसके यहाँ से LMG मिली। वो वाकया कैसा था, वक्त कैसा था? धन्यवाद इंडिया न्यूज़ के दर्शकों का। और जो आपने कहा कि उस समय क्या वातावरण था, कैसे ये सब मिला, आपको याद है 2003 में, अंत में 2003 के लखनऊ के कैंटोनमेंट क्षेत्र में मुख्तार अंसारी और उस समय कृष्णानंद राय जी जिंदा थे, इन लोग के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई कैंटोनमेंट क्षेत्र लखनऊ में। और उसके बाद शासन प्रशासन एकदम सतर्क हो गया कि क्या पूर्वांचल के अगर ऐसे लोग लखनऊ की राजधानी में इस तरह वारदात कर रहे हैं तो बाकी हिस्सों में क्या होगा। और STF को ये जिम्मेदारी दी गई कि इन सभी लोगों पर एक निगरानी रखी जाए, सख्त निगरानी, और इनके फ़ोन वोन जितने हैं वो सब लिस्निंग में लिया जाए। और शासन के परमिशन से फ़ोन वो सब लिस्निंग में फिर हम लोगों ने लिया। और जब फ़ोन हम लोग सुन रहे थे तो उसी दौरान मुख्तार अंसारी, एक सेना का भगोड़ा था बाबूलाल यादव जो RR राइफल्स जम्मू कश्मीर में था, उससे लेके LMG भागा हुआ था और मुख्तार से बेचने के बात कर रहा था। और फाइनली लगभग 1 करोड़ में सौदा फाइनल हुआ कि 1 करोड़ हम ले लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्तार अपने लोगों से जब बात करता था तो कहता था कि भाई किसी भी कीमत पे LMG हमको मिलनी चाहिए, अगर ज़्यादा भी मांगे तो दो, विरोधी के पास नहीं जानी चाहिए। और उन लोगों को एक्सप्लेन करता था ये LMG इसलिए आवश्यक है मुझे कि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो राइफ़ल के अगेंस्ट में है और LMG उसको भेज देगी, तो इसलिए उसके लिए LMG पाना बहुत महत्वपूर्ण था। और इधर जब शासन में हम लोग उस समय तत्कालीन SSP STF थे श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी, वो जो वर्तमान में DGP उत्तर प्रदेश है, तो इन लोग के संज्ञान में जब लाया गया तो इन्होंने ऊपर के अधिकारियों से भी बात किया और सब लोगों ने ये कहा एक राय होकर कि ऐसा है कि लाइट मशीन गन मुख्तार के हाथ में नहीं जानी चाहिए, उससे पहले बरामद करो वरना फिर आगे बरामदी मुश्किल हो जाएगी, और हाथ में चला गया तो पता नहीं कितना हादसा हो जाएगा। अब उसी प्लानिंग के तहत हम लोगों ने बाबूलाल यादव को उठाया, फिर उसके बाद उसका सगा मामा जो मुन्नर यादव था और मुख्तार का गनर रह चुका था, उसके यहाँ से फिर सब लोग मिलके ये लाइट मशीन गन बरामद हुई। और ये बात है 24/25 जनवरी 2004 की। इस सुबह फिर जैसा होता है कि फ्लैश हुआ न्यूज़, FIR लिखी गई। चौबेपुर थाना क्षेत्र था वाराणसी का जहाँ से बरामद हुआ था, सब FIR लिखी गई। मुख्तार अंसारी को पता नहीं कैसे गलतफहमी हो गई कि भाई ये तो आर्म्स एक्ट के सिंपल रिकवरी है, जिसके पास बरामद हुआ है
वो दोषी होगा, मैं तो बातचीत कर रहा था। और वो इस गलतफहमी में कुछ बोला नहीं और खुश था अंदर अंदर कि चलो मैं बच गया कम से कम, वरना मेरे पास बरामद होती तो बड़ी आफत हो जाती। और शासन प्रशासन से सभी लोग हम लोग को बधाई देने लगे, पूरी टीम को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार और अंतिम बार, अब उसके बाद भी नहीं कभी बरामद हुई ना, पहले लाइट मशीन गन बरामद हुई थी। और ये बड़े मतलब वो भी सेना का चुराया हुआ लाइट मशीन गन था। तो एक अच्छा गुड वर्क था, सब लोग बधाई दे रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था और शाम को जब न्यूज़ चैनल में फ्लैश हुआ कि इसमें तो पोटा भी लगा हुआ है, अब यहाँ से मुख्तार की परेशानी शुरू हो गई, क्योंकि पोटा के अंतर्गत जो बात करता है वो भी दोषी उतना ही हो जाता है। और पोटा कितना हीनियस क्राइम है, आप लोग जानते हैं कि हीनियस क्राइम के पे ही पोटा लगता था, और वो भी शासन के परमिशन से। जब हम लोगों ने टेप किया है तो एविडेंस एक्ट के तहत वो कवर होता था न्यायालय में। तो मुख्तार पूरी तरह से घिर चुका था, मेरे खिलाफ पूरी सबूत है, अब मैं नहीं बचूंगा। और उसने तत्काल फिर मुलायम सिंह जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन पर दबाव बनाया कि देखिए आपकी मिलीजुली सरकार है, बीएसपी तोड़ के बनी है और हम ही लोग समर्थन दे रहे हैं, हम लोग ऐसे हो फंसेंगे तो कैसे चलेगा, विधायक मैनेज नहीं हो पाएंगे और सरकार गिर जाएगी। उसने दबाव बनाया। अब इसके बाद मुलायम सिंह जी ने हमारे अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू किया कि भाई इसको किसी तरह रफा दफा करो। राजकुमार विश्वकर्मा जी ने स्टैंड लिया कि भाई हम लोग की कोई गलती नहीं है, जो कुछ आप लोगों ने कहा उसी आधार पर हुआ, और अंत में रातों रात उनका ट्रांसफ़र हुआ। फिर मुझे उस समय बनारस एसएसपी थे सुभाष चंद्रा जी, उन्होंने कहा कि शैलेंद्र इसमें मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मुख्तार के ऊपर ना आ जाए। तो हमने कहा साहब आप लोग पुलिस अधिकारी हैं, आपको मालूम है कि एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो वो बदली नहीं जा सकती है, और वो भी नेशनल चैनल पे चल रहा सब जगह सुबह से, तो ये सब संभव नहीं है। तो वो कहा अच्छा ठीक है मैं बात करके बताता हूँ। फिर उन्होंने ऊपर बात किया होगा, फिर मुझे कहा कि ऊपर से ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन तो दूसरा कोई करेगा क्योंकि तुम तो वादी हो, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम इसका नाम मत लेना मुख्तार का। तो मैंने कहा कि सर ये संभव कैसे है, ये आपके अधिकारियों ने आपसे कहा? जो एफआईआर दर्ज कराए हैं एज ए वादी। जी जी हाँ, शैलेंद्र जी बहुत दिलचस्प है, मैं आपको इसीलिए बहुत देर से रोक नहीं रहा हूँ। आप जानते हैं कि चूंकि आप जो कह रहे हैं वो हिंदुस्तान में खास करके उत्तर प्रदेश में सत्ता और जो अपराध है इन दोनों के बीच की साठगांठ कैसी चलती रही है उसकी बहुत अच्छी बानगी है। आपकी पूरी कहानी जो है उसका एक दस्तावेज है। आप ये कह रहे हैं कि एलएमजी मुख्तार खरीद रहा था, उस बातचीत को पुलिस ने रिकॉर्ड किया, मुख्तार के ऊपर पुलिस ने शिकंजा कसा, लेकिन तब ये था कि उसने कहा कि मैं खरीद नहीं रहा था, मैं सिर्फ बातचीत कर रहा था। इसी दौरान पता ये चला कि पोटा लगा हुआ मुख्तार पे। तो ऑर्गेनाइज टेररिज्म जो होता है उसमें अगर आपने बातचीत भी की तो आप पर वही कानून लागू हो जाता है, लिहाजा शिकंजा जो है वापस मुख्तार के ऊपर कस गया। उसने अपने शिकंजे को यानी कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकलने के लिए प्रशासन और शासन दोनों के ऊपर दबाव डाला। मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, और तब बनारस के तमाम पुलिस अधिकारी ने शैलेंद्र सिंह के ऊपर दबाव डाला कि आप चूंकि वादी हो इसलिए आप मुख्तार के खिलाफ बयान नहीं देना। शैलेंद्र जी आगे। हाँ बिल्कुल। तो इसके बाद फिर मैंने उनसे कहा, तत्कालीन जो एसएसपी वाराणसी थे, कि सर ये संभव कैसे है कि मैंने एफआईआर लिखाई है और मैं ही अपने बयान से मुकर जाऊं। शुरू में ही इसका नाम लिखा गया है एफआईआर के, और मैं अगर अपनी एफआईआर डिट्टो नहीं किया तो ये क्या माना जाएगा कि मैं अपना कहीं से प्रभावित होके या प्रलोभन में मैंने बयान बदला है। और आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और ये सब संभव नहीं है। यहाँ तक मैंने उनसे कहा कि हो सकता है आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को समझा नहीं पा रहे हो स्थिति मेरी, आप नंबर दें मैं खुद बात कर लूँ और उनको चीज़ें एक्सप्लेन करूँ कि मेरी गलती कहाँ है, क्योंकि आप ही लोग के परमिशन से सब कुछ मैंने किया, कोई मैं अपने से तो इनिशिएटिव लिया नहीं था। और जिस एलएमजी को बरामद करने के लिए कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, हम और हमारी टीम जान पे खेल के गई उसको बरामद की, तो दोष हम लोग कहाँ से गलती हो गई। तो उन्होंने छूटते कहा कि शैलेंद्र ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नाम से ही बहुत चढ़ गए हैं और आप उनसे न बात करें तो ही बेहतर है। हमने कहा ठीक है फिर जैसा आप लोग समझें, लेकिन आप लोग मुझे अब इस संदर्भ में कोई दबाव न डालें और मैं सुनने वाला नहीं हूँ। खैर रातों रात उस समय हमें याद है वाराणसी जोन के आईजी थे मनोज कुमार सिंह साहब, उनका ट्रांसफ़र हो गया। वाराणसी रेंज के डीआईजी थे एसके यादव साहब थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। इधर पहले ही हमारे एसएसपी एसटीएफ का ट्रांसफ़र हो चुका था। तो एक मैसेज दिया गया
कि इस केस में सरकार यानी मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं और किसी भी कीमत पर उसको बचाना है। और हम लोग को यूनिट बनारस का क्लोज करके लखनऊ बुला लिया गया और पूरी टीम को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा था जैसे लग रहा था कि हम लोगों ने कितना गुनाह कर दिया है। कुछ शुभचिंतक लोग समझाने के नाम पे या धमकाने के नाम पे कहते थे कि भाई आप क्यों। जी हाँ, मैं STF में था, बनारस पूर्वांचल यूनिट देख रहा था। तो मुझे समझाया जाता था आपका परिवार है, अभी 10 साल की नौकरी भी नहीं हुई है और आप इस तरह से करेंगे तो कैसे आगे सर्विस करेंगे। बी प्रैक्टिकल के नाम पर तमाम बातें हमको समझाई जाती थी। जो बाहर दिखता सर्विस में वो नहीं होता है, अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। तो हमने कहा देखिए साहब, मैं तो एज ए पब्लिक सर्वेंट शपथ लेके आया हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। और वाम बोलचाल में सब लोग कहने लगते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी जिसकी गवर्नमेंट उसके सर्वेंट। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पार्टी का सर्वेंट हो गया हूँ। तो ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं लोक सेवक हूँ, उसी रूप में रहूँगा और अपने काम को मैं जस्टिफाई करूँगा, अपने जो सैलरी मिलती है उसको जस्टिफाई करूँगा और इससे अलग मैं नहीं जा सकता। ये शैलेंद्र सिंह है मेरे साथ। शैलेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं, दर्शक अभी जुड़े हुए हैं। एक ईमानदार अधिकारी किसी माफिया, किसी गैंगस्टर से टकराता है, उसके बाद सरकार उस माफिया के साथ इतनी नरमदिली अख्तियार करती है कि प्रशासन और शैलेंद्र सिंह की तरह के जो ईमानदार लोग होते हैं और इस तरह के लोगों का जो सिस्टम होता है उसकी चूलें हिल जाती हैं, पुर्जे पुर्जे ढीले पड़ जाते हैं। आप देखिए कि तमाम पुलिस अधिकारियों के तबादले हो गए, दबाव इनके ऊपर भी था कि आप ऐसा ना करें, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, नाते रिश्तेदार हैं, ज़िंदगी मुश्किल में है। ये इशारों में बात होती है कि ज़िंदगी मुश्किल में है। मुख्तार का एक विजुअल मैंने जब मऊ में कर्फ्यू लगा हुआ था, आपको शरण जी याद होगा, तो वो जीप पे निकलता है और हाथ में उसकी बंदूक होती है, मूंछों पर ताव देते हुए निकलता है। उस दौर को आपने कैसे महसूस किया, क्योंकि उस समय आप मतलब अपने ड्यूटी में थे? नहीं, मैं उस समय ड्यूटी देखिए छोड़ चुका था और मैं 2004 फरवरी में ये छोड़ा था, रिजाइन किया था, क्योंकि जिस 2005 की बरामदगी के बाद जी 15 दिन के अंदर ही, हाँ 2004 में मैं छोड़ चुका था और 11 फरवरी को मैं रिज़ाइन कर चुका था। और रेजिग्नेशन में मैंने ये लाइन लिखी थी स्पेशली शुरू में ही कि वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई कि माफिया निर्णय ले रहे हैं और सरकार उस पर मुहर लगा रही। ऐसे में हम जैसे ईमानदार अधिकारियों को काम करना मुश्किल है और मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र देके बाहर जा रहा हूँ। तो ये मैंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा, जो मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को भेजा था, उस समय तत्कालीन जो थे राज्यपाल जी। और आप जो अभी कह रहे हैं कि आप सोचिए कि उसके बाद मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मऊ में दंगे होते हैं, खुली जीप में वो घूम रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे लग रहा है कि पूरा शासन प्रशासन पंगु है और अकेले वही निर्णय ले रहा है। और वही चीज़ मैंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा कि सरकार तो बस मुहर लगा रही है, चला रहे हैं शासन प्रशासन माफिया लोग। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आम आदमी किस तरह से सुरक्षित रहेगा। और इसी का नतीजा देखिए अंत में क्या होता है कि 1.25 साल बाद, फरवरी यानी जनवरी 2004 में मैंने LMG पकड़ी थी और नवंबर 2005 में कृष्णानंद जी की हत्या होती है। और हत्या होने के बाद आपको याद होगा कि माननीय राजनाथ जी उस समय धरने पे बैठे हुए थे बनारस में, कचहरी के सामने बरगद के वृक्ष के नीचे। और उस धरने में 4-5 दिन बाद मुझे याद है मैं भी गया था और मैंने मंच से कहा कि अगर आप लोगों ने समय रहते चेता होता तो ये आपके विधायक जी जिंदा होते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही प्लान कर रहा था, किसी भी कीमत पर लाइट मशीन गन चाहता था कि मिल जाए और उसकी हत्या करना उद्देश्य था। और अंत में उसने लाइट मशीन गन तो खैर हमने पकड़ ली, लेकिन फिर भी उसने तिकड़म लगा के AK-47 तमाम चला के, और आपने देखा होगा कितने राउंड गोलियां चली, सैकड़ों राउंड, और मार डाला इन लोग को। तो ये खेल अगर सत्ता के संरक्षण में कर रहे हैं माफिया, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत सोचनीय विषय है, शोचने वाला सवाल। और आप शैलेंद्र जी सोचिए, एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है, कहाँ आम आदमी की सुनवाई। बतौर ईमानदार अफसर STF में मुख्तार अंसारी से लोहा लेने के बाद आपने इस्तीफा देना ही मुनासिब समझा, आपने दिया। वर्दी जब तक होती है तब तक बहुत सुरक्षा आदमी महसूस करता है, परिवार की खातिर भी, लेकिन वर्दी हटा देने के बाद, इस्तीफा दे देने के बाद मुख्तार से टकराना आपके लिए कितना महंगा रहा होगा? नहीं, बात सही है। देखिए, मैं उसका बानगी देता हूँ। जब मैं रिज़ाइन किया
उसके बाद मैं सरकारी आवास में रहता था और मुझे प्राइवेट मकान किराए पे ढूंढना था और कोई किराए पे मकान नहीं मुझे मिल रहा था। कोई देने को इसलिए नहीं तैयार था कि मुख्तार के नाम से घबराते थे और उस पर से सरकार का संरक्षण। ये लखनऊ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये लखनऊ में मुझे उस समय मकान नहीं मिल रहा था किराए पे। 1 साल लग गए मुझे मकान लेने में, और वो भी हमारे एक रिलेटिव का आधा बना हुआ मकान था, मैं उसमें रहा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इन लोग का टेरर होता है। अब मुझे कहीं सर्विस कुछ ज्वाइन करना था, क्योंकि आप अपना आकर कहीं ज़मीन लेना है या फ्लैट लेना है तो आपको पे स्लिप होनी चाहिए। तो ऐसे में मैंने एक कंपनी ज्वाइन की और उस पे स्लिप पे मैंने उस समय मकान लिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वहाँ दबाव बना के वहाँ से भी मुझे हटाया गया। तो ये लोग इतना पीछे पड़ते हैं, और अंत में 2004 के ही लास्ट में मुझे बनारस के डीएम कार्यालय में तोड़फोड़ के नाम पे इन लोगों ने मुझे जेल भेज दिया बनारस में। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे जाके ये परेशान करते हैं। बहुत मुश्किल था अपने परिवार को सुरक्षित रखना, सर पे छत रखना, और उसके बाद भी सामाजिक कार्य करना। कितना दर्दनाक, भयावह है। आप एक आदमी जो आम आदमी है उसके बारे में अंदाज़ा लगाए। मुलायम सिंह सरकार 2002 से लेकर के 2007 तक उत्तर प्रदेश में रही। 2007 के बाद मायावती की सरकार आ गई। हम बात उसी दौर की कर रहे हैं। उस दौर में मुख्तार की तूती बोलती थी, और मुख्तार से टकराने के चलते शैलेंद्र सिंह, जो भी आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनको STF से इस्तीफा देना पड़ा, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दर दर भटकना पड़ा। एक मकान की खातिर लोग मकान देने को तैयार नहीं थे, और ऊपर से मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज हो गया। ईमानदारी की कीमत ये होती है, माफिया गैंगस्टर अपराधी से टकराने की कीमत ये होती है जब सरकार माफिया के साथ गलबैयाँ डाल के चलती है और माफिया का मुंह पकड़ के रहती है, तो फिर आम आदमी की औकात यहीं आकर के खड़ा हो जाती है। ये स्थितियाँ विस्फोटक हैं, डरावनी हैं, और ये इससे पहले रहा है। एक बड़ा सवाल ये आता है, चूँकि मैं मुख्तार पे ही आज आपसे बात करना चाहता हूँ। मुख्तार को आप ठीक से जानते हैं। मुख्तार का जो मोडस ऑपरेंडी था, मुख्तार का जो धंधा था, मुख्तार का जो अपराध था, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था और किस किस तरह के धतकर्म करता रहा वो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप ध्यान दीजिए, मैं जब ये सब पकड़ा था इसके पहले आपको याद होगा कि इसने विश्व हिंदू परिषद के जो कोषाध्यक्ष थे नंद किशोर रूंगटा जी, उनका अपहरण कर लिया, और उसके बाद पैसा भी लिया, उनकी बॉडी भी नहीं मिली। तो ये कितना हीनियस क्राइम करता है ये आपको, और कितना डेयरिंग है, आप खुद समझिए। आपने अपने शुरू में कहा कि उदय शंकर जायसवाल जी के ऊपर, जो उस समय ASP थे, उनके ऊपर गोली चलाई। अभी उदय शंकर जायसवाल जी मुझसे करीब 20 दिन पहले मिले थे, और कहने लगे, शैलेंद्र, कितनी विकट स्थिति होती है कि जब आप पे गोली चल रही है, सोचिए आपका परिवार क्या सोच रहा होगा। लेकिन वो भी अच्छे अधिकारी थे, दिलेर थे, उन्होंने जम के लोहा लिया। कितने इसने सिपाहियों को मार डाला, आपने भी बताया। तो इन लोग का जो ये टेरर का साम्राज्य बनाते हैं, उसके बाद इनका उद्देश्य होता है अपना आर्थिक साम्राज्य बनाना। टेरर करके फिर ये जितने सरकारी ठेके पट्टे होते हैं ये लेते हैं। काम अधूरा किया या नहीं किया, उस पर से जब पूरा पैसा लेते हैं, भुगतान करते हैं। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं, इंजीनियर की हिम्मत नहीं है कि उसको रोक दे। इसके साथ साथ किडनैपिंग करते हैं, जैसे आपने देखा नंद किशोर रूंगटा में बड़े बड़े व्यापारी की किडनैपिंग होती है। मुझे याद है, जब मुझे बनारस यूनिट का इंचार्ज बना के भेजा गया जी, मैं वहाँ पर सभी डॉक्टर्स से मिलता था, तो देखता था उन लोग अपने नर्सिंग होम के बाहर प्लास्टर नहीं करते थे। तो मैंने पूछा, ये अधूरा क्यों छोड़ रखा आप लोगों ने? कहे, इसलिए हम नहीं कर रहे जिससे उन सबों को एहसास ना हो कि हम लोग बहुत पैसा कमाते नहीं हैं या कुछ हम ठीक से रह रहे हैं। वो तुरंत हमारे पास वसूली का पैसा आ जाता है। हाँ, कमाते नहीं हैं। मुझे याद है, एक बहुत बड़े व्यापारी उस समय थे, वहाँ अभी भी हैं बनारस में, वो अपने बेटे की शादी आगरा में जाके कर रहे थे। तो मैंने पूछा, भाई आपका घर सब कुछ यहाँ, आप आगरा में क्यों शादी कर रहे हैं? तो कहे, शैलेंद्र जी, यहाँ मैं अगर करूँगा तो ये मैसेज आएगा खर्च देख के कि इनके पास पैसा है, और ये मुझसे फिर वसूली के नाम पे फिर तुरंत कॉल आ जाएगी। और इसका सब जो मुन्ना बजरंगी इसका शूटर था, उसके माध्यम से ये सब काम कराता था।
बाद में वो मुन्ना बजरंगी जेल में मारा शैलेंद्र जी, गया। आप ये बताइए, तो चूंकि ऐसे उस दौर को ये आपने इनके देखा है modus और operandi मौजूदा होते थे दौर भी सभी। आपने देखा है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगा है और वैसे अपराधी जो शातिर और माफिया हुआ करते थे उनके दिन लद गए हैं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, बात सही है। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा, मुख्तार हो चाहे अतीक हो, इन लोग को सज़ा नहीं हो पाती थी। गवाह मार दिए जाते थे, टर्नअप नहीं हो पाते थे, बयान बदल देते थे। लेकिन अब इनको मुख्तार को भी पिछले 2 केस में पिछले साल ही सज़ा हुई, अतीक को 44 साल बाद सज़ा हुई। तो ये क्यों संभव हुआ? जब माननीय योगी जी आए हैं, उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया, पुलिस को भी उन्होंने कहा कि आप लोग खुल के काम करिए, आपके सही काम में हम आपके साथ हैं। तो उसके बाद जनता में भी मैसेज आने लगा और वही गवाह जो टर्नअप नहीं होते थे, डर के मारे बयान बदल देते थे, उन लोगों ने बयान देना शुरू किया और उसी न्यायालय से ये लोग सज़ा पाना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है, शायद कल भी 29 अप्रैल को इसका गाजीपुर में वहाँ केस है जी, फैसला MLA कोर्ट में, और मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ सज़ा पाएगा। तो निज़ाम बदलने के बाद जो सख्ती हुई योगी जी की, उससे एक मैसेज गया। और मुझे ये इसलिए अच्छी तरह याद है कि मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने थे नए 2017 में, तो 4 जुलाई डेट मुझे याद है, मैं गया था इनके पास और मैंने अपना अनुभव के आधार पर बताया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि अगर बड़े पे कार्रवाई होती है तो छोटे तो अपने आप सुधर जाते हैं, वरना लोग कहते हैं साहब छोटे को तो कर दिया, बड़े को कुछ नहीं हो रहा। जी शैलेंद्र जी, आपको वक्त की मेरे पास कमी जरूर है, लेकिन नहीं। जो कहानियां आपके पास हैं वो उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने वाले नेता और माफिया गैंगस्टर्स के बीच में साठगांठ और उसके दौरान 2 पार्टों के बीच में पिसती हुई जनता की हालत कैसी रही है, उसकी बानगी है आपके वो तमाम बयान, आपकी वो तमाम बातें जो अभी आपने कही हैं। एक लंबा सिलसिला आपके साथ हो सकता है बातचीत का और बहुत कुछ ऐसा है जो देश को और उत्तर प्रदेश की जनता को जानना चाहिए। व्यापारी उत्तर प्रदेश से बाहर शादी करते थे बच्चों की, क्योंकि उनके पैसे पर नज़र माफिया की पड़ जाएगी, मुख्तार की पड़ सकती है, अतीक की पड़ सकती है। डॉक्टर अपने क्लिनिक के बाहर प्लास्टर लगा करके छोड़ देते थे, वो रंग रोगन नहीं करते थे क्योंकि ऐसा ना लगे कि उनके पास पैसे हैं, नहीं तो वसूली हो जाएगी। एक अधिकारी जो ईमानदार है मुख्तार से टकराता है, उसको लखनऊ जैसे शहर में दर दर को भटकने को पड़ता है, उसको मकान कोई देने को तैयार नहीं होता है, उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। आम आदमी की बिसात क्या होगी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तरह की सियासत, इस तरह की सत्ता का क्या करना। इसलिए जब भी फैसला आप कीजिए सरकार की खातिर और अपना वोट दिया कीजिए, तो ये ज़रूर तय कीजिए कि मेरी ज़िंदगी और मेरा परिवार और मेरी बेहतरी किस में है, किस तरह की सरकार में है, किस तरह के नेतृत्व में है और किस तरह की व्यवस्था में है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।